आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। लद्दाख हिंसा के लिए वांगचुक जिम्मेदार, किस बयान ने युवाओं को उकसाया? भारत की टीम का ऐलान, करुण नायर बाहर, जडेजा बने उप कप्तान। लद्दाख हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा लोगों की नाराजगी समझिए। एशिया कप में हैंडशेक विवाद पर शशि थरूर का बयान, कहा हमें हाथ मिलाना चाहिए। फलस्तीन मुद्दे पर सोनिया ने सरकार को घेरा, मोदी नेतन्याहू की दोस्ती पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता विनय कटिहार का विवादित बयान, कहा मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने की देनी चाहिए परमिशन। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा, अधिकारियों की पोस्टिंग पर ईसी ने दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। देश अभी नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन को पूरी तरह भूल नहीं पाया है कि लद्दाख में भी इसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह आंदोलन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 10 सितंबर को भूख हड़ताल से शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की थी। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन बुधवार को अचानक इतना उग्र हो गया कि इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यही है कि राज्य में हुए इस हिंसक प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं शांति से। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। कप्तानी शुभमन गिल के पास है और उप कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। सरफराज खान को टीम में एक बार फिर से जगह नहीं मिली है। देवदत्त पाटिकल की टीम इंडिया में वापसी हुई है। बड़ी खबर यह है कि करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। करुण नायर इंग्लैंड सीरीज में फेल रहे थे। वो 4 टेस्ट में एक ही अर्धशतक लगा पाए थे। विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट नहीं हो पाए, इसीलिए उनकी जगह नारायण को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने भी टेस्ट टीम में वापसी की है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, Ravindra Jadeja, he'll be the vice captain for this series. Washington Sundar, Jasprit Bumrah, Akshar Patel, Nitish Kumar Reddy, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Kuldeep Yadav and N. Jagdishan. लेह लद्दाख में बुधवार को ही हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कड़ी निंदा की है।
इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने की बात कही है। अब्दुल्ला ने सरकार पर कमीशन के साथ किए गए पूरे वादे नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की युवाओं की नाराजगी को समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि इस हिंसा में कोई भी विदेशी ताकत नहीं है। उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचो उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, वे दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। सेनाओं को अपने ही देश में बने हथियार और उपकरण चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जिससे पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया छपी होगी। देता साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक
स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 एशिया कप मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खेल को हमेशा राजनीति और सैन्य संघर्ष से अलग रखना जाना चाहिए। थरूर की यह टिप्पणी उस घटना के बाद आई है जब मैच खत्म होने पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से परहेज किया था। मीडिया से बातचीत में थरूर ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान से इतना ही एतराज़ है तो हमें उनसे खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर खेलने का फैसला कर लिया गया तो खेल की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए और हाथ भी मिलाना चाहिए। वही अब इस बयान के बाद से बीजेपी नेता का पलटवार सामने आया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेसियों के डीएनए में जो पाकिस्तानी प्रेम है वो निकलकर सामने आ जाता है। ये तो वही कांग्रेस है ना जिसने सिर्फ देश का बंटवारा करा दिया था सत्ता में नेहरू जी को लाने के लिए। और नेहरू जी जिस समय देश में पूरे तरीके से घमासान मचा हुआ था, मार काट हो रही थी, उस समय माउंटबेटन के परिवार और जिन्ना के साथ वो शिमला में छुट्टियां मना रहे थे। तो कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो दिखता है। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी को जिताने का आह्वान पाकिस्तान की तरफ के बड़े एक नेता ने किया था। हम क्यों हाथ मिलाएंगे साहब पाकिस्तान के साथ? आईसीसी के नॉर्म्स के चलते हमें खेलना पड़ा है और बीसीसीआई आईसीसी के नॉर्म से बंधी हुई है, नहीं तो शायद ब्लैकलिस्ट हो जाते और इससे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को आघात मिलता। लेकिन पाकिस्तान को हमने जिस तरीके से घुसकर दुबई में 2 बार बुरे तरीके से हराया है, ये देशवासियों का जो है वो सर गर्व से उठ गया है। लेकिन ये कांग्रेसी कभी भी पाकिस्तानी मोह से उबर नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं साहब, ये तो गनीमत मानिए कि इसके बाद हाथ मिलाने की बात कह रहे हैं। अगर चप्पल मारने की भी इजाजत होती तो शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चप्पल ही लगता भारतीय खिलाड़ियों से। हालांकि उन्होंने जो पाकिस्तान जिस तरह से इशारे किए उसको भी खंडन किया है। नहीं, अब बताएं पाकिस्तानी खिलाड़ी, ये तो वही है ना, शाहिद अफरीदी जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीत गए बेशर्म, जबकि बुरे तरीके से भारत ने पीटा था ऑपरेशन सिंदूर में। और एक इनको देखे AK-47 का इशारा कर रहे थे उनके एक बल्लेबाज। अरे बेशर्मो, जब आपके देश के भीतर घुसकर भारतीय सैनिकों ने आपकी पिटाई की है, वायुसेना ने आपकी पिटाई की है, उस बार उसके बाद ये कौन सा जेस्चर? बिल्कुल ठीक किया भारतीय खिलाड़ियों ने, हाथ नहीं मिलाकर। क्यों हाथ मिलाएंगे साहब? ये तो मजबूरी के कारण, आईसीसी के नॉर्म्स के कारण हम खेल रहे हैं। हमने कहा ना कि हाथ मिलाने की जगह अगर जूते मारने की भी अगर परमिशन होती तो पाकिस्तानियों का जो चरित्र है शायद जूते भी इनके लिए कम पड़ते हैं। रेप केस में ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत मिली है। साकेत कोर्ट से समीर मोदी को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए के मुश्किले पर जमानत दी है। समीर मोदी बीते दिनों रेप के मामले में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद समीर मोदी ने जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जीरह के बाद पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने वकीलों की मांग पर बंद कमरे में सुनवाई की थी। ये बड़ी लंबी आर्ग्यू हुई है। सीनियर एडवोकेट श्री रमेश गुप्ता जी, पुनीत मित्तल जी, 3 दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई। कल और परसों ऑर्डर रिजर्व रखा गया और आज 5 लाख का ऑर्डर बेल बॉन्ड के लिए ऑर्डर हो गया। सुबह बेल ग्रांट हो गई है और अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, वो शाम तक हमें मिल जाएगा। और इसके अंदर जो भी आपको पता भी है कि ये एक हमारे हिसाब से झूठा केस था। 10 तारीख को केस रजिस्टर्ड हुआ, हम 14 को बाहर गए, 15 को LOC खोल दी गई। ये बड़ा एक अजीब सी चीजें हैं। 18 को हमें एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया, तो ये सब समझ में आता है। 2019 से रिलेशन में है, ये सब चीजें कोर्ट को समझ में आ गई और बेल ग्रांट कर दी। सर, जो एलोपा है, जो हम आप लोगों से बार बार जानते भी हैं, उस प्रोसेस होता है। NBW कैंसिल हो जाए या ना सर्व हो, ना तामील हो, उसके बाद कई स्टेज के बाद LOC खुलती है। क्या है इसमें ऐसा? बड़ा देखिए, नॉर्मल ही बड़ा लंबा प्रोसेस है। बट इसके अंदर कौन सी ताकत, क्या पीछे ताकत थी जो एक दिन के अंदर, आप ये समझिए 14 को मैं बाहर गया हूँ, 15 को LOC खुल गई। मेरे को कोई 10 को FIR रजिस्टर्ड हुई है, 11 को भी मैं घर हूँ, 12 को भी मैं घर हूँ, 13 को भी मैं घर हूँ। और कोई मेरे को उसी थाने की जुडिक्शन में मेरा घर है, ये भी नहीं कि मैं बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। IO साहब ने कोर्ट में आके कहा मैंने एक सिपाही को भेजा था, ये मिले नहीं। इतने बड़े केस में क्या आप सिपाही को भेजते हो? इन्वेस्टिगेशन में आप, जब हमारी बेल लगी है, रिमांड हो रहा है, 4 SI आ रहे हैं, खुद SHO आ रहे हैं, पहले दिन तो ACP साहब भी आए और हमें ढूंढने के लिए एक सिपाही भेजा। ये फॉर्मेलिटी की थी। सर, ऑर्डर ऑब्जर्वेशन दी है क्या सर अभी फिलहाल?
सिर्फ हम पेश हुए और जज साहब ने कहा 5 लाख रुपए का एक जमानती दे दीजिए। ऑर्डर डिटेल है, वो मिल जाएगा मैं थोड़ी देर में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजरायल और फलस्तीन के संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार के रुख की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत को फलस्तीन मुद्दे पर आगे आकर बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता दोनों पर प्रतित्याग है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आज इंग्लिश अखबार के एक आर्टिकल में लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले भारत के संवैधानिक मूल्य या उसके हितों को लेकर नहीं होते, बल्कि वह दोस्ती के आधार पर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह फिलिस्तीन मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में इजरायल और भारत के साथ साथ मोदी और ट्रंप की भी दोस्ती पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की व्यक्तिगत कूटनीति ये शैली सही नहीं है और ये भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक बिल्कुल भी नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में देखा है, जब अमेरिका ने उनसे दोस्ती के प्रयास को बुरी तरह से विफल कर दिया। सोनिया गांधी ने लिखा कि अब तो फ्रांस ने भी फिलिस्तीन राष्ट्र को ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया की तरह मान्यता दे दी है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों में से 150 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि भारत ने कई सालों तक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थन किया था, जिसके बाद 8 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा स्नातक स्तर की कराई गई परीक्षा में पेपर लीक के मामले में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक शांत होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार ने एक विवादास्पद बयान देकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या जिला छोड़ देना चाहिए और इस पवित्र मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विनय कटियार के इस बयान पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश सभी धर्म के लोगों का है, उन्हें अपने बयान पर विचार करना चाहिए। विनय कटियार का यह बयान तब सामने आया जब उनसे धनीपुर मस्जिद योजना के बारे में सवाल किया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। कटियार ने सख्त लहजे में कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ये जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए। कटियार ने यह भी दावा किया है कि मुसलमानों को अयोध्या से बाहर निकालने के बाद वो पूरे उत्साह से दिवाली मनाएंगे।
कटियार के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विनय कटियार का दिमाग कमजोर हो गया है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लोगों का है। उन्हें अपनी बयानबाजी पर ध्यान देना चाहिए। प्रसाद ने उनके बयान को सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 3 साल से एक ही जगह तैनात अधिकारियों का तबादला होगा और कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा सकती है। आयोग ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और स्टाफ के ट्रांसफर की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसके बाद पूरी रिपोर्ट आयोग के पास पेश की जाए। चुनाव आयोग के इस लेटर के बाद तय है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयुक्त भी बिहार का दौरा कर सकते हैं। चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि आयोग ने साफ किया है कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी चुनाव अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। इसके साथ ही 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया गया है। अधिकारियों का चुनाव से पहले ट्रांसफर करना एक रूटीनी प्रक्रिया है। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि चुनाव में किसी भी तरह का कोई पक्षपात या दबाव न दिखे। यही कारण है कि लंबे समय से एक जगह पर तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि वे कह रहे हैं कि मतदाता सूची ठीक नहीं है। तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग 2024 के चुनाव में किस लिस्ट के आधार पर जीते थे। वे इतनी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। वे मतदाता सूची को ही खराब बता रहे थे और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर झूठे आरोप लगा रहे थे। वो बोले कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो हम खड़गे जी से पूछना चाहते हैं 2024 के चुनाव में आपके कांग्रेस के इतने लोग जीते कौन सी लिस्ट से थे? ये क्या बोल रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो एक इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। वो वोटर लिस्ट को ही खराब बता रहे थे और चुनाव आयोग जैसी संस्था पे झूठे आरोप लगा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, उनका मन रहता है नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करो। जो हमारी भारत की अच्छी संस्थाएं हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको बदनाम करो। ये चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है कि राहुल गांधी जी का भाव क्या है। वो षड्यंत्र करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो होगा नहीं। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि और भाजपा के लोग भाजपा नजर आएंगे। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना। राहुल गांधी जी का तो पहले कहा था भूकंप आएगा, लोकसभा में ही बोला था, फिर क्या हुआ? फिर कभी एटम बम की बात कर रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है जी। जो महिलाओं के वो नाम लेकर के कहते हैं इन महिलाओं का नाम काट दिया, वो महिलाएं आकर के मीडिया के सामने कहती है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम तो है वोटर लिस्ट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रंप जो है झूठ बोल रहे हैं भारत के प्रति। नहीं, कोई वो विषय है ही नहीं जी। भारत के हितों का ध्यान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से रख रहे हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति के एक अहम मुद्दे पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं। अब तक ट्रंप प्रशासन का कहना था कि यूक्रेन को रूस से शांति समझौते के लिए बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यूरोप के समर्थन से यूक्रेन युद्ध जीत सकता है और अपनी खोई जमीन वापस पा सकता है। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करने के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यूक्रेन के युद्ध जीतने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि रूस बिना किसी मकसद के 3.5 साल से ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे जीतने में एक असली सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। ट्रंप ने रूस की सेना को एक कागजी शेर की तरह बताया। ट्रंप के कागजी शेर वाले बयान को खारिज करते हुए बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी आर्मी ने यूक्रेन में बढ़त बनाई है और अर्थव्यवस्था भी स्थिर है। पेस्कोव ने कहा कि जहां तक हमारी सेना का सवाल है तो राष्ट्रपति ने बार बार कहा कि हम कम नुकसान करने की रणनीति पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी आक्रामकता को कमतर आंकना एक गलती होगी। हम बहुत सूझबूझ के साथ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हम बेयर हैं, टाइगर नहीं और कागजी शेर जैसी कोई चीज़ नहीं है।
5 हफ्ते पहले अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3.5 घंटे लंबी मुलाकात की थी। ये मुलाकात के बाद ट्रंप का यही रुख था कि ज़ेलेंस्की को रूस से समझौता करना चाहिए और इसकी कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।